हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब लाल सागर पर संकट लगातार गहराते जा रहा है। इसका कारण ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ है। दरअसल ईरान के जो प्रॉक्सी है हूती विद्रोही, इनका जो है कि लगातार सऊदी पर अटैक कर रहे हैं, यानी कि सऊदी के जहाज़ों पर अटैक कर रहे हैं। तो अभी जो ताज़ा अपडेट आ रहा है मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके साथ ही साथ बात करूंगा कि लाल सागर अगर बंद हो जाता है तो उसको लेकर के भारत की चिंता क्यों बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो उसके लिए क्या रास्ता है, ये सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात बता देते हैं कि क्या कारण है लाल सागर पर इतना तनाव क्यों बढ़ा हुआ है। तो यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को अल मंदेब स्टेट में सऊदी के करीब जहाज़ों पर 4 जहाज़ों पर हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 4 क्रू मेंबर यानी जो वहाँ पर जो कर्मी जहाज़ कर्मी थे उनकी मौत भी हुई है, जिसमें कि 3 पाकिस्तान के थे और 1 इंडोनेशिया के थे। तो लाल सागर पर लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पता ही है कि अभी किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। अमेरिका का नाकेबंदी भी है, वहीं ईरान जो है कि अपना दबदबा बनाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो कुल जमा बात करेंगे कि लाल सागर अगर बंद होता है तो उसको लेकर के भारत का अगला स्टैंड क्या होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार शरद कोहली जी। मैं आनंद कुमार प्रजापति, नमस्कार। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि लाल सागर पर लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं। एक धमकी भी आया था स्टेट ये हूती विद्रोहियों की तरफ से कि अगर ईरान पर लगातार हमला होता है या फिर ईरान के जो उनके बिजली फैसिलिटीज़ हैं उस पर अगर हमला होता है तो लाल सागर बंद कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें सऊदी फिर जो है कि लगातार निशाना बन रहा है। सऊदी के लगातार अभी जो अपडेट आ रहे हैं वो ये हैं कि 8 जहाज़ अभी तक निशाने पर हूती विद्रोहियों के आए हुए हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है सर कि लाल सागर अगर बंद होता है तो भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। जी हाँ, नमस्कार आनंद, आपको और न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को। पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट की तरह भी जानते हैं, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि बिना जियो पॉलिटिक्स को समझे आप जियो इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते हैं। दोनों को अलग अलग करके, इसलिए हमें बहुत नज़दीकी से दुनिया भर में युद्ध की परिस्थिति क्या है ये पता लगानी पड़ती है। और निरंतर, आपको मानेंगे नहीं, मेरे 2 लोग 24 घंटे यानी कि नाइट शिफ्ट में भी रहते हैं, जिस प्रकार आपके चैनल में रहते हैं, जिसको ट्रैक करते हैं। तो आपने बिल्कुल कहा, ये 3 H जो है, हमास, हिजबुल्ला और हूती। येमेन में ये हूती बेस्ड है। और जब ईरान में ये नाकेबंदी हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो आपको पता होगा ईरान ने धमकी दी थी कि हम अपने हूतियों को एक्टिवेट कर देंगे। ये तीनों उससे फंडेड है और हूतियों ने वही किया। सऊदी अरेबिया और यमन बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं और वो रास्ता इनके बिल्कुल पास से जाता है। उसको इन्होंने रेड सी और ये आगे सुएज कैनाल को कनेक्ट करता है और आगे मेडिटेरेनियन सी तक चला जाता है। ये एक रास्ता है व्यापार का। करीब 10 से 12% दुनिया का व्यापार जो है इस रूट से होता है। इतना ज़रूरी ये रूट है, बहुत संकरा है, पतला है, पर है बहुत ज़रूरी। तो अब परिस्थिति ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमला कल भी हुआ है, लगातार हमले चल रहे हैं। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया पिछले करीब हफ्ते 10 दिन में जिस दिन कोई ना कोई हमला ना हो। पलट के सऊदी अरेबिया ने भी अब हमला करना शुरू किया है यमन पर। उसकी राजधानी है सना, जहाँ पर हूतियों के उसके आसपास अड्डे हैं, वहाँ पर ये हमले कर रहे हैं और हूती पलट के वहाँ से टैंकर रोक रहे हैं। अब अगर ये रास्ता बाबल मंदेब इसको कहते हैं, अगर ये पूरी तरह से बंद हो जाता है तो आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले बंद है, बाबल मंदेब भी बंद हो जाता है, तो फिर भारत के लिए अगर यूरोप में व्यापार करना है तो भारत के लिए रूट बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपको अफ्रीका के नीचे, जिसको हम केप ऑफ गुड होप रूट कहते हैं, पूरा अगर आप दुनिया का नक्शा सामने रखें तो आपको ऐसे अफ्रीका के नीचे उठ के और पीछे से घूम के जाना पड़ेगा। इससे हमारी शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, आयात की भी, निर्यात की भी। शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ेगा। और दूसरा रास्ता ये तो हमेशा ही रहता है कि आप हवाई जहाज से सामान पहुंचाएं, पर हवाई जहाज से सामान पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो आप हवाई जहाज से क्यों नहीं व्यापार करते। तो पहली बात तो तेल हवाई जहाज से नहीं आ सकता है। तेल तो बहुत खतरनाक चीज़ है हवाई जहाज से लाने के लिए, बहुत बल्कि होता है। पर बाकी का व्यापार भी हवाई जहाज से बहुत महंगा पड़ता है। तो आप ये नहीं कि सीधा प्लेन से टेक ऑफ किया, कार्गो प्लेन में लेट गया, छोटा मोटा सामान, कोरियर वोरियर आते जाते रहते हैं। तो भारत के लिए आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा ये नुकसान होगा, क्योंकि भारत में आने वाला सामान भी और भारत से जाने वाला सामान भी, ये आने वाला सामान महंगा हो जाएगा, जाने वाला सामान प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जो शिपिंग कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो भारत के लिए बहुत बुरी खबर होगी। हालांकि हमसे रेड सी जो है, जो लाल सागर का रूट है, बहुत दूर है, पर बहुत व्यापार हमारा वहाँ से होता है। जी, तो सर अगर शिप रूट बदला जाता है अगर भारत की तरफ से, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो लगातार, मतलब अब जैसा कि आपने बताया कि महंगा हो जाएगा सामान। लेकिन अगर रेड सी के अलावा
अगर कोई, जैसा कि आपने बताया कि अफ्रीका के रास्ते से अगर जाएंगे तो उसमें ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बीमा कॉस्ट भी बढ़ेगा, जो बिल्कुल, मैंने बोला shipping- आपको, हाँ, बिल्कुल तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो इन सब को लेकर के, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अगर लाल सागर अगर बंद होता है तो व्यापार का रास्ता क्या समुद्री मार्ग छोड़ करके और कोई भी अपना सकता है रास्ता? नहीं, और कोई रास्ता तो है नहीं। एक खबर सऊदी अरेबिया से है। सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि ऑयल के लिए पाइपलाइंस बिछाई हुई है कुछ देशों के लिए। तो उसने क्या शुरू किया कि उसने तेल को, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो पूरी तरह से तेल पर निर्भर है उसकी अर्थव्यवस्था, तो उन्होंने उन पाइपलाइंस का प्रयोग करना शुरू किया है। पाइपलाइंस के जरिए वो तेल को भेज रहे हैं। कुछ तेल जा रहा है, पूरा तो नहीं जा सकता, पर बाकी दुनिया के पास ये आनंद, ये सुविधा नहीं है। भारत अगर उन तेल लाइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत को केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का रास्ता है, वही लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात होगी, जैसे जैसे बारबल मंदेब का खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैं आपको कल बताऊं, कल पैनामा की एक शिप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश करी, अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया कि आपने हमारा जो नेवल ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी है, वो तोड़ने की कोशिश करी और उस पैनामा की शिप पर हमला किया। उसमें भी 4 लोग मरे हैं। तो इसलिए अब शिपिंग लाइंस भी पीछे हट रही हैं। वो कह रही है भाई हमारा स्टाफ मर रहा है, हमारी शिप का नुकसान हो जाता है। एक एक शिप हज़ारों, कई सैकड़ों करोड़ रुपए की आती है। तो मुझे लग रहा है शिपिंग लाइंस पीछे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं। वो या तो उन्होंने इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ा दी है, प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो सामान की कॉस्ट में ये सब चीज़ें जाके ऐड हो जाती हैं। आप देखिए, अगर हम 100 रुपये का वहाँ से सामान मंगा रहे हैं और उसमें 5 रुपये की बजाय हमारी 20 रुपये कॉस्ट आ रही है शिपिंग की, और उसमें और 10 रुपये कॉस्ट आ रही है इंश्योरेंस की, तो ये सारा सामान हमें 130-135 रुपये का पड़ता है। तो इसलिए सामान महंगा हो जाएगा। इसीलिए दुनिया भर में महंगाई का खतरा इस समय पूरी दुनिया में बढ़ गया है। बिल्कुल। और महंगाई की खतरा ये अब दुनिया में स्टैगफ्लेशन की एक सिचुएशन होती है, वो ला सकता है। बिल्कुल सर, लगातार जिस तरीके से लाल सागर में हम इसलिए ये प्रश्न लेके आए थे आपके सामने, क्योंकि इसी तरीके का तनाव की स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी क्रिएट हुए थे और सेम उसी तरीके से लाल सागर में भी देखा जा रहा है। अब लाल सागर में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम अगर होता है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से तनाव बढ़े हैं, भारत पे उसका पूरा असर देखने को मिला। LPG से लेकर के पेट्रोल, डीजल सभी में दाम में बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर लाल सागर में अगर कुछ इस तरीके का गतिविधि अगर होता है तो क्या LPG और पेट्रोल के दामों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, आप अगर क्रूड ऑयल के दाम देखेंगे तो इस समय $90 के आसपास फिर पहुंच गया। कहाँ बीच में 71-72 आ गया था, जब ये समझौता होने की कुछ उम्मीद थी, समझौता साइन भी हुआ था, पर उसके बाद फिर चढ़कर 80 पहुंचा, 80 के बाद 85 और 90 फिर पहुंच गया है। तो मुझे लग रहा है अगर पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम लगातार ऊपर बने रहते हैं तो भारत को लगातार महंगा लेना पड़ेगा। तो फिर एक बार हमें कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की, अगर ये 90 से ऊपर जाता है, 100 की तरफ जाता है, तो फिर वो पेट्रोल डीजल कहाँ, हम इनको घटाने की बात कर रहे थे एक समय पर कि जो 7.5-8 रुपए की पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। पर अब मुझे लग रहा है उसको वापस लिए जाने की इस परिस्थिति में इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मैं आपको बता दूं, आज की कीमत पर इनको पेट्रोल में भी, डीजल में भी, LPG में भी भारी अंडर रिकवरी हो रही है। तो किसी पॉइंट पर आकर ये ज़रूर पेट्रोलियम मंत्रालय को बोलेंगे कि साहब हमें घाटा हो रहा है, तो आपको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो मुझे लग रहा है लोगों को चौकन्ना हो जाना चाहिए और कच्चे तेल को खाली एक खबर की तरह नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। ये आपकी ज़िंदगी को, कच्चे तेल की कीमतों पर नज़र रखिए, आपकी ज़िंदगी को इसको हम ऐसे कह रहे हैं, हो सकता है महंगाई की एक दूसरी लहर इस समय आ सकती है। तो मुझे लग रहा है लोगों को इस पर नज़र बना के रखनी चाहिए और अपने घर के खर्चों को, मैं आपकी इजाज़त लेके लोगों को कह रहा हूँ, अपने घर के खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए और कंट्रोल करके चलना चाहिए। पहले ही अभी महंगाई घटी नहीं है, पिछली महंगाई अभी कहाँ गई है? आज महंगाई के आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं। आप जून की महंगाई 4.38 आई थी, मुझे पता नहीं जिस टाइम हम बात कर रहे हैं शायद महंगाई के आंकड़े निकल के आ रहे हो, पर महंगाई की अभी पिछली महंगाई नहीं गई है, उसके ऊपर सोने पे सुहागा होगा अगर ये दाम बढ़ जाते हैं। तो ये जो सर महंगाई बढ़ रही है, तो क्या पूरा कारण हम युद्ध पर थोप सकते हैं कि युद्ध के कारण ही ये महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल महंगाई, क्योंकि देखिए 88% क्रूड ऑयल हम आनंद अपना विदेश से लेते हैं और क्रूड ऑयल हमारे लिए महंगा पड़ता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। अच्छा, क्रूड ऑयल खाली ये नहीं कि आपके कार या बाइक में पेट्रोल डलता है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, पेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, बाकी भी जो आप आयात करते हैं वो सब भी महंगा होता जाता है। और अब तो सोने की भी कीमत बढ़ने लगी है, तो और हमारा आयात का बिल बढ़ने की उम्मीद है। और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है आनंद, ये कहीं घटने की अभी उम्मीद नहीं नजर आ रही, बल्कि मेरा एक आकलन ये कहता है, मैं कोई डर का माहौल फैलाना नहीं चाहता, ना मैं निराशावादी साउंड करना, मुझे लगता है एक
विश्व युद्ध की परिस्थिति, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आपको इसी प्रकार की ऐसा लगता है कि जैसे सुलगते रहते हैं ना शोले नीचे हल्के हल्के, इसी प्रकार की परिस्थिति, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर भी और घमासान हो चुका है। कल यूक्रेन ने फिर रशिया की 2 रिफाइनरीज पर हमला किया है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, और इस समय रशिया की करीब वो टोटल 32, 33, 34 के करीब रिफाइनरीज है, उनमें से 25 के करीब पर अब यूक्रेन हमला कर चुका है। अब आप पूछेंगे क्योंकि रशिया तो बहुत बड़ा देश है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक जो 2 सिरे हैं रशिया के, वहाँ से अगर आप ट्रेन से जाएं तो आपको 10 दिन लगते हैं। सोचिए आप कितना लंबा, कितना बड़ा देश है। तो इतनी बड़ी मिसाइल्स इसके पास कहाँ से आई? इनके पास मिसाइल्स आ रही है नेटो से। नेटो के देश जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, अमेरिका है, ये उसको मिसाइल्स दे रहा है। इससे रशिया भड़क रहा है और रशिया को ये लग रहा है कि ये लोग प्रॉक्सी वॉर हमारे ऊपर लड़ रहे हैं, कि ये युद्ध असल में नेटो लड़ रहा है और सामने इन्होंने यूक्रेन को किया हुआ है। इसी वजह से एक और बहुत ज़रूरी बात है कि ईरान को रशिया पीछे से पूरी सपोर्ट दे रहा है और इसके अब सबूत भी मिल चुके हैं। आपको पता होगा यूक्रेन ने एक ईरानियन टैंकर पे हमला किया था क्योंकि वो रशिया से उसका कुछ हथियारों का आदान प्रदान चल रहा था। तो ये जो परिस्थिति बन रही है कि रशिया चाइना का ईरान का साथ देना और नेटो का यूक्रेन का साथ देना, ये विश्व युद्ध की एक रेसिपी है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कहने से संकोच कर रहा हूँ, पर मैं चाहूँगा कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो गलत हो जाए। पहली दफ़े कोई ऐसा कह रहा होगा कि बोलूँगा भी और गलत भी हो जाए, कि 2030 तक या उससे पहले हम एक विश्व युद्ध में होंगे और ये बहुत ही दुनिया के लिए चिंता, क्योंकि जान माल का नुकसान का पूरी की पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। एक जैसा कि अभी आपने बताया कि विश्व युद्ध जो थर्ड है वो आने की संभावना, उसकी भूमिका बिल्कुल। तो लेकिन एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, ट्रम्प का वो स्टेटमेंट है, जब वो आ रहे थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक दावा किया था कि वो 100 दिन में सारे जगहों पर युद्ध खत्म कर देंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि रशिया यूक्रेन से जो युद्ध हो रहा है वो लगभग 3 साल के ऊपर हो चुके हैं। नहीं 4.5 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, हाँ 4 साल हो चुके हैं। और वहीं आप देखिए तो इधर से ईरान बल्कि और तनाव बढ़ गया है, ईरान से भी युद्ध शुरू हो गया है। जहां बात हो रही थी कि रशिया यूक्रेन के युद्ध को खत्म किया जाएगा, लेकिन वहीं अब देखेंगे आप तो ईरान से भी युद्ध शुरू होने लगा है। एक उनका अभी ताज़ा अपडेट बयान आया हुआ है उनका, उन्होंने एक बार फिर से, जैसा कि वो बार बार दावा करते हैं, एक बार उन्होंने फिर से दावा कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है कि उनके फिर से नियंत्रण में आ चुका है। और वहीं ईरान जो है कि कह रहा है कि हमारी जो शर्तें हैं उसको आप पूरी करिए तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खोल देंगे। तो ये तो तनाव की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि अभी आपने बताया कि ईरान और रूस का जो तालमेल था, या फिर जो उनके एक तरीके से सहयोगी बताए जा रहे थे, वो खुल करके अब सामने आ गया है, क्योंकि यूक्रेन ने हमला कर दिया था। उस पर भी हम ये बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सर ट्रम्प पर, कि ट्रम्प का जो बयान है उससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रम्प ने साफ तौर से उन्होंने फिर से चेतावनी दे दिया है कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता है और अमेरिका के जो शर्तें हैं वो नहीं मानता है, तो ईरान के लिए और भारी नुकसान होगा और गंभीर परिणाम सामने आएंगे। देखिए, ईरान को उसने, अब ट्रंप ने जो स्ट्रैटेजी ली है वो ये ली है कि हम इनको आर्थिक तौर पर अब मारें। हाँ। क्योंकि ईरान का व्यापार बंद है पूरी तरह से। उनका जो ईरानी रियाल है वो 10-15 लाख रियाल का $1 हो चुका है। वहाँ महंगाई 60-70% इन्फ्लेशन हो चुका है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब उसको आर्थिक मार के इनको ऐसे ही छोड़ दो, बंद करके छोड़ दो, और इनको धीरे धीरे तिल करके जिसको मारना होता है वो मारो। तो मुझे लग रहा है कि परिस्थिति, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की बात करें तो हास्यास्पद मैं कहूँगा। जो उन्होंने कहा था 100 दिन में रुकवा दूंगा, तो खुद ही इस समय दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में उलझ गए हैं, तो रुकवाएंगे क्या? वो तो बिल्कुल ही उनकी बात पलट हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, मैं जो ज़मीन पे घट रहा है वो देता हूँ। इस समय ऐसा लग रहा है आनंद के डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए, क्योंकि उनके अपने देश में 2 महीने बाद इलेक्शन है, नवंबर में इलेक्शन है। तो एक तरफ उनको जनता के पास जाना है, रिपब्लिकन्स उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग उनकी गिर रही है। दूसरी तरफ युद्ध से वो पीछे नहीं हट सकते हैं, उनको युद्ध को किसी मकाम पे पहुंचाना पड़ेगा। पर इस समय उन्होंने जो परिस्थिति अपनाई है कि इसको छोड़ दो, पर मुझे लगता है ऐसी ये परिस्थिति, ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है, ये भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि ईरान थोड़े दिन बाद हमला करेगा, वो अमेरिका को प्रोवोक करेगा, इसको हम इंग्लिश में प्रोवोक करते हैं, किसी को उकसाना। तो वो क्या करेगा? फिर हमला। जैसे आपने देखा पीछे जब रुका हुआ था तो ईरान ने फिर एक मिसाइल चला दी, तो इसमें फिर अमेरिका को पलटवार करना ही करना पड़ता है। तो परिस्थिति कोई ये ना समझे कि युद्ध अब शांत पड़ा हुआ है, ये युद्ध अब पॉज मोड में आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीचे शोले जो है वो सुलग रहे हैं और कभी भी वो आग का रूप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें सर जो इजराइल की डिमांड थी, इजराइल तो अभी भी चाहता है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अभी भी चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, और उसका साफ कारण है कि युद्ध जारी रहेगा तो वो चुनाव
वहाँ पर नहीं घोषणा होगी, नए चुनाव नहीं होंगे। लेकिन इसमें बात आती है यूक्रेन की सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि यूक्रेन ने हमला किया था तब जाकर के मामला खुला। तो क्या यूक्रेन के ईरान पर हमला करने से तनाव की स्थिति जो है कि और बढ़ गई है, यानी कि क्या ईरान जो है कि अब खुल करके सपोर्ट करेगा रसिया का? बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी इसके सबूत मिल चुके हैं। हाँ। और अमेरिका को अब एक और खतरा हो गया है जी। ये खतरा हो गया है कि अगर रशिया ईरान की मदद कर रहा है, चाइना ईरान की, देखिए अभी तक लोग ये सोचते थे जब से युद्ध शुरू हुआ, और हमने भी शायद इसके बारे में पहले बात करी है कि ईरान जॉर्डन पर, बहरीन पर, कुवैत पर हमला करता है, पर अमेरिका तो सीधा ईरान में जाके हमला करता है। तो ईरान मेनलैंड अमेरिका में क्यों नहीं हमला करता है? इसका कारण ये था कि ईरान के पास इतनी लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल नहीं थी। अब जो खबर आई है उससे मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप भी अंदर से डर गए होंगे कि 15,000 किलोमीटर रेंज की मार करने वाली मिसाइल्स रशिया और चाइना की मदद से ईरान इकट्ठी कर रहा है। आप सोचिए अगर ये मिसाइल आ जाती है और अटलांटिक ओशन पार करके ईरान ने अगर अमेरिका के ऊपर मिसाइल चला दी तो कितनी भयावह परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। अमेरिका के अंदर हमला हो जाएगा और उससे अमेरिका बुरी तरह से भड़क जाएगा। तो परिस्थिति, मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे ये विश्व युद्ध की भूमिका, ये जो एक दूसरे देश की मदद करना पीछे से चुपके है ना, ये ज़्यादा खुल के सामने आके युद्ध करना फिर उतना खतरनाक नहीं होता है, पर ये पीछे से छुप के जो मदद करना होता है, ये विश्व युद्ध की आग को भड़काता है। तो ये परिस्थिति अब अमेरिका को, तो ये भी बहुत से लोग अमेरिका में इस बात को कह रहे हैं कि ईरान के पास चुपचाप हो सकता है वो मिसाइल आ गई हो एक दिन, अगर आपने हमला किया उठा के वो सीधा 15,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल आपके न्यूयॉर्क पर या वाशिंगटन पर कहीं जाके गिरा दे, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को बहुत बारीक नज़र बना के रखनी है। मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट जैसी ऐसी होती हैं ये आपको उसी तरफ जागरूक करती हैं, आपकी जानकारी बढ़ाती हैं, और इनको ट्रैक रखिए। हम लोग क्या होता है आनंद, हम अपनी भारत की खबरों में कॉकरोच जनता पार्टी हो गई, झारखंड का, ये भी सब चीज़ें ज़रूरी हैं। हम अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं और बाकी की दुनिया बाहर की बहुत बड़ी है आनंद। क्योंकि अब जैसा अभी हमने पहला क्वेश्चन उठाया भी था कि लाल सागर में अगर लाल सागर बंद हो जाता है तो भारत की सीधा आम आदमी को, बिल्कुल आम आदमी को ये एक तरीके से प्रभावित करेगा। एक बात और रह गई सर कि आपने बताया चाइना और रशिया ईरान के साथ हैं, उत्तर कोरिया यानी कि किम जोंग उन जिस तरीके वो भी उसी से ग्रुप के हैं, बिल्कुल ग्रुप के हैं। और आप देखे भी होंगे जब रशिया यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रही है, बीच में उन्होंने कुछ साल पहले मिसाइल भी और अभी भी छोड़ी है 2-3 दिन पहले, वो एक अपने सेना भी भेजे हुए थे रसिया, तो उसी तरीके से क्या ईरान भी भेज देंगे? सेना भी भेजा हुआ था, उन्होंने 2 दिन पहले एक मिसाइल टेस्ट भी किया है। अच्छा। और वो मिसाइल टेस्ट साउथ कोरिया के पास आके गिरा है। साउथ कोरिया ने इस बात पे एतराज़ जताया है कि ये क्या मजाक है, हमारे यहाँ पर आके थोड़ी सी और होती तो हमारे यहाँ गिर पड़ती। तो नॉर्थ कोरिया तो वैसे ही लड़ाई के मूड में रहता है आनंद, वो तो हमेशा जैसे बोलते हैं ना बंदूक पर, घोड़े पर उंगली अपनी तान के रहता है। तो नॉर्थ कोरिया को तो एक इशारा मिलने का देर है, और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर आर्म्ड है, ये नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। जो भी न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन होगा उसको अगर आप उकसाएंगे, इसीलिए मैं जब रशिया को नेटो बार बार उकसाता है तो मैं विश्व युद्ध की बात करता हूं, क्योंकि आज भी रशिया ने, मैं आपको बता रहा हूं, बेलारूस में जो कि रशिया के पड़ोस में देश है और उसका बहुत पक्का दोस्त है, वहां पर ऑर्शनिक नाम की मिसाइल यूरोप की तरफ तान रखी है। अच्छा। जर्मनी की तरफ, फ्रांस की तरफ, यूके की तरफ, पोलैंड की तरफ, नॉर्वे की तरफ, फिनलैंड की तरफ। इनफैक्ट आपको शायद जानकारी होगी कि फिनलैंड और डेनमार्क में वहाँ पर जो सरकारें हैं उन्होंने अपने नागरिकों को वॉर ड्रिल की प्रैक्टिस शुरू कराई थी। अच्छा। और बंकर्स बनाने शुरू कर दिए चुपचाप। स्वीडन में, डेनमार्क में, नॉर्वे, जो चारों नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं इनको, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बोलते हैं, इसमें उन्होंने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने की कोशिश करी है। यही कोशिश पोलैंड ने भी कर रहा है कि हम बंकर्स बनाएं ज़मीन के अंदर, क्योंकि रशिया तो यहाँ कभी भी, ये बहुत पास है ये देश रशिया से, ये मुश्किल से आपको 200, 300, 500, 700 किलोमीटर रेंज में है अगर ये बेलारूस से चलाते हैं। तो अब देखिए ये खबरें क्या होता है कि ये खबरें लोगों को पता नहीं चलती। हम उन्हीं खबरों का बात करते हैं जो चलाएमान होती हैं, जैसे कुछ हो गया तो आप भी रिपोर्ट करते हैं। पर हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स की वजह से हमें बहुत बारीकी से इन पे नज़र रखनी पड़ती है। आपको ये ना कहे भाई तुम वहाँ देख के आए, हम देख के आए ना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ, और संपर्क में रह के उनका मैं जो वहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, तो परिस्थिति भारत से बाहर, अगर हम भारत की परिस्थिति कहें कि बहुत अनरेस्ट है यहाँ पर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, तो भारत से बाहर की परिस्थिति इससे कहीं ज़्यादा भयावह इस समय हो रही है। बिल्कुल। तो अभी हम लोगों ने समझा कि
मिडिल ईस्ट से भारत को कितना नुकसान पहुंच सकता है, और सर ने बहुत विस्तार से बताया भी है कि भारत को कितना नुकसान होगा और भारत के लिए क्या क्या अगला स्टैंड है ना। तो ये रह गई अभी तक की अपडेट। बाकी आप वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगी वीडियो आपको। धन्यवाद। धन्यवाद।